मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ पीजीटी सोशियोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट जातिवाद के दुष्परिणाम, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक और जातिवाद निराकरण के उपाय। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी विल स्टार्ट द लेक्चर। वैकल्पिक समूहों का निर्माण। डॉक्टर राव के अनुसार वैकल्पिक समूहों के निर्माण से जातिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है, जहां लोग जाति समूहों के माध्यम से ही अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक समूह उपलब्ध हो तो वे इनकी सदस्यता प्राप्त करके इनके माध्यम से सामूहिक मनोवृत्तियों को व्यक्त और अपनी विविध क्रियाओं को संगठित कर सकेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण से विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट आने और एक दूसरे को समझने का मौका मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में उनमें समानता और बंधुत्व की भावना पनपेगी और जातिवाद दूर हो सकेगा। जहां यह सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है, कहीं इन संगठनों में भी जातिवादिता प्रवेश न कर जाए। पांचवा बिंदु है सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन। डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि वयस्क मताधिकार प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने वाली क्रांति, शिक्षा का प्रचार, पिछड़ी जातियों का उत्थान और उनके रहन सहन के तरीकों पर उच्च जातियों की संस्कृति के प्रभाव से जाति व्यवस्था के बहुत से दोष दूर हो सकेंगे। इन दोनों में से जातिवाद भी एक है। छठा बिंदु है जातीय संगठनों पर प्रतिबंध। जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि जाति के नाम पर बनने वाले क्षेत्रीय और प्रांतीय संगठनों पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि ये संगठन ही जातिवाद की भावना पैदा करने और उभारने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके लिए कानूनी उपायों के साथ साथ जनमत को जागृत करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। सातवां बिंदु है विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता को प्रोत्साहन। श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा है कि जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लाना आवश्यक है। इसके आने पर लोग अपनी ही जाति के संकुचित दायरे में सीमित नहीं रहेंगे और उन्हें विभिन्न जाति के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। आठवां बिंदु है जातिगत राजनीति की समाप्ति। पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है और मत दिए और लिए जाते रहे हैं। जब तक जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहेंगे तब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो उम्मीदवार जाति के आधार पर चुनाव जीतता है उसे अपनी जाति के सदस्यों के काम करने ही पड़ते हैं। उनके प्रति पक्षपात और सहानुभूति रखनी ही पड़ती है। ऐसा होने पर जातिवाद समाप्त कैसे हो सकता है? इसलिए जातिगत राजनीति को समाप्त करना जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। नौवां बिंदु है आर्थिक विकास। जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास से लोगों को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी और बेरोजगार समाप्त हो सकेगी। इसका परिणाम यह होगा कि नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी जाति वालों के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा और देश के आर्थिक विकास पर विशेष जोर देना आवश्यक है। 10वां और आखिरी बिंदु है व्यवहारिक कानूनों का निर्माण। जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यवहारिक कानून बने। उच्च आदर्श और अव्यावहारिक कानून केवल पुस्तकों की शोभा बनकर रह जाते हैं और व्यवहार में वे कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि अंतर्जातीय विवाह को कानूनी स्वीकृति प्राप्त है, लेकिन इस प्रकार का विवाह करने वाले को आर्थिक संरक्षण भी प्राप्त होना आवश्यक है। इसी प्रकार से छुआछूत को समाप्त करने के लिए बनाए गए सामाजिक विधान भी अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। स्वतंत्र भारत में जातिवाद को समाप्त करने हेतु अनेक प्रयत्न किए गए हैं,
जैसे कि साक्षरता के प्रसार, वैकल्पिक समूहों के निर्माण, जाति और धर्म के आधार पर सबके साथ समानता के व्यवहार को प्रोत्साहन देना और आर्थिक और सांस्कृतिक समानता लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यहाँ पिछड़ी जातियों, छूतों और जनजातियों की निर्योग्यताओं को समाप्त कर उन्हें उच्च जातियों के समकक्ष लाने का प्रयत्न भी किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के औद्योगिक विकास का भी भरसक प्रयास किया गया है ताकि लोगों को नौकरियां प्राप्त हो सके। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती है, स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न जातियों के बालक बालिकाओं को एक दूसरे के साथ अध्ययन और संपर्क स्थापित करने के अवसर बढ़ते हैं। अंतर्जातीय विवाहों की संख्या में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की गति तीव्र होती है। उसके साथ ही साथ जाति विहीन वातावरण की दृष्टि और जातिवाद की संकुचित भावना का अंत हो सकेगा। राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? अलगाववादी ताकतों और संकुचित निष्ठाओं से भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए केंद्रीय सरकार निरंतर प्रयासरत रही है और संवैधानिक प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय संसद ने विभिन्न धार्मिक, नस्लगत और भाषाई समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करने के प्रयासों को दंडनीय अपराध घोषित करने हेतु कानून बनाए हैं और ऐसे दंडभोगी व्यक्ति को मतदान या चुनाव के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया है। और साथ ही साथ 1961 में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन बुलाया गया और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर विचार विमर्श किया जा सके। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मुख्यमंत्री, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, शिक्षा शास्त्रियों, लेखकों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया और इसकी सिफारिशों के अनुसार एक राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद की सिफारिशों में राजनीतिक दलों के लिए एक व्यवहार संहिता भी शामिल थी, लेकिन कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल ने ईमानदारी से उनका अनुसरण नहीं किया और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक, प्रांतीय और भाषाई दंगे हुए। इसी प्रकार से सन 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया और इसकी सदस्य संख्या 39 से 55 तक कर दी गई। परिषद ने अपनी सिफारिशों में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक सभी फूट डालने वाले प्रवृत्तियों की तीव्र आलोचना करने और प्रेस और राजनीतिक दलों को समाज की ऐसी रचनात्मक और एकात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करने की बात भी शामिल की गई जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना में सहायक हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलीय स्तर पर धर्म को विभाजक मानते हुए धर्मनिरपेक्षीकरण पर बल दिया और सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध की मांग की। ऐसा करते समय उनका संकेत मुख्यतः जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर था। एक गैर सरकारी संगठन अखिल भारतीय सांप्रदायिक विरोधी समिति की स्थापना की गई, लेकिन ये समस्या की दलगत और आंशिक समझ मात्र थी। अतः न सांप्रदायिक दंगे कम हुए और न ही धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हो सकी। आपातकालीन स्थिति के दौरान एक बार फिर राष्ट्रीय एकता परिषद को सक्रिय किया गया और आतंकवादी तत्वों की स्थिति, जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक आधुनिकता को प्रोत्साहन, अल्पसंख्यक समुदायों के विषय में पूर्वाग्रहों की समाप्ति और विभिन्न वर्गों और संप्रदायों के लोगों के बीच परस्पर मेल मिलाप को प्रोत्साहन, शोषण और प्रांतीय आर्थिक विषमताओं की समाप्ति आदि पर बल दिया गया। 1981 में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया गया और उसको फिर से सक्रिय बनाने का प्रयास किया गया। समकालीन अयोध्या विवाद के दौरान भी समस्या का समाधान परिषद की बैठकों के माध्यम से खोजने का प्रयास किया गया। इसमें सफलता नहीं मिल सकी। अनेक संगठनों और नेताओं ने परिषद के सरकारी स्वरूप और पूर्वाग्रहों के कारण विरोध भी जताया है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के भारत में विविध ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आयाम है। अनेक समस्याओं से यहाँ राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुँची है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए राष्ट्रवादी भावना के साथ मनोवैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने की महती आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की नवीनतम बैठक 23 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की यह 16वीं बैठक थी।
इसके पूर्व 15वीं बैठक 10 सितंबर 2011 को हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के उपायों को सुनिश्चित करना था। इस प्रकार से हमने क्षेत्रवाद चैप्टर को ख़त्म किया। अब हम सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म पर चर्चा करेंगे। धर्म भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और उसका कार्य समाज को एक सूत्र में पिरोने का था, लेकिन आधुनिक समय में सांप्रदायिकता की समस्या इससे जुड़ गई है, जो वास्तव में विदेशी शासकों की फूट डालने वाली नीतियों का परिणाम है। किसी भी साम्राज्यवादी शक्ति के समान ही अंग्रेजी शासकों की नीति भी भारतीय जनता को धर्म, जाति और भाषा इत्यादि के आधार पर बांटने और कमज़ोर बनाए रखने की थी। इनमें से धर्म का प्रयोग सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसका प्रयोग इस सीमा तक किया गया कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने से पूर्व ही 2 भागों में विभक्त हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीन राष्ट्रवाद की उग्र होती हुई भावना को कमज़ोर बनाने के लिए अंग्रेज शासकों ने देश के मुस्लिम बुद्धिजीवियों को एक शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में प्रोत्साहित किया और उनमें अलगाव की भावनाओं को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में हुई। परंतु उस अलगाव और संप्रदायवाद की भावना का अंत इस विभाजन से नहीं हो सका, अपितु वह भारतीय राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक शाश्वत समस्या बन गई। हिंदू मुस्लिम दंगे अब भी कोई अनहोनी या असाधारण घटना नहीं है। आए दिन देश के किसी न किसी भाग को इस प्रकार की घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, जिसका परिणाम न केवल जान और माल की भारी क्षति होती है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ते कदमों की वापसी और प्रयत्नों की निष्फलता भी होता है। यद्यपि संविधान ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया, परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने सहज ही सांप्रदायिक तत्वों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया और उसे अनजाने में या जानबूझकर मजबूत भी किया है। भारत के प्रत्येक राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल ने बिना किसी झिझक के धार्मिक नेतृत्व का प्रयोग मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया है और धर्म के स्थान पर धर्मांधता, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर रूढ़िवादिता और शिक्षा के स्थान पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर मतदाताओं तक पहुंचने का सरल मार्ग अपनाया है। परिणाम स्वरूप चुनावों के समय सांप्रदायिकता की राजनीति और भी अधिक सक्रिय हो जाती है। यद्यपि प्रत्येक दल सिद्धांत के धरातल पर स्वयं की सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष और वास्तविक धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। राजनीतिक प्रक्रिया में धर्म के सांप्रदायिक प्रयोग से राष्ट्रीय एकीकरण की अपूरणीय क्षति होती है और प्रत्येक राजनीतिक जन प्रक्रिया और जन आंदोलन व्यक्ति की राष्ट्रीय अस्मिता और निष्ठा की भावना को कम करके उसकी धार्मिक अस्मिता और निष्ठा को मजबूत बना देता है। राष्ट्रीय हित राजनीतिक और सांप्रदायिक हितों के सम्मुख गौड़ बन जाता है और समाज और राष्ट्र का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। सांप्रदायिकता की राजनीति तो इस सीमा तक पहुंच चुकी है कि संपूर्ण समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों में विभाजित ही नहीं है, अपितु अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पंजाब की समस्या, अयोध्या विवाद, गुजरात दंगे, मुस्लिम कट्टरवाद, मजहबी आतंकवाद और हिंदुत्व का पुनः जागरण सांप्रदायिक राजनीति की ही उपज है। सांप्रदायिकता की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता में यह भाव विद्यमान होते हैं कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, अपनी ही भाषा और संस्कृति श्रेष्ठ है। यह भावना स्वधर्म केंद्रित कहलाती है। सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। ये विरोधी भाव ही सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष पैदा करते हैं। सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न या वास्तविकता या काल्पनिक भय है कि अन्य धार्मिक समूह उनके संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे और जान माल को क्षति पहुंचाएंगे। सांप्रदायिकता
पारस्परिक स्नेह और सहयोग के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक अलगाव पैदा करती है। सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से है। एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहाँ एक धर्म में ही विभिन्न मतांतर हैं, वहाँ सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म में ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में ही शिया और सुन्नी, और हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। अतः सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक धर्म या संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है, और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं। कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म: ऐतिहासिक कारक, सांस्कृतिक विभिन्नता, धार्मिक असहिष्णुता, भौगोलिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सांप्रदायिक संगठन, राजनीतिक स्वार्थ। धार्मिक विसमरसता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और इसके साथ जुड़ी हुई धार्मिक कट्टरता और हिंसा ने हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों व निरीह जाति समूहों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। धार्मिक विसमरसता को एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा माना जा सकता है जो यह मानती है कि पूरा जगत पारस्परिक विरोधी प्रकृति के भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। एक धार्मिक समुदाय के सदस्य जब दूसरे धार्मिक समुदायों या धर्म के विरुद्ध प्रतिरोध करते हैं तो यह प्रक्रिया धार्मिक विसमरसता कही जाती है। यह अवधारणा सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। धार्मिक विसमरसता के अंतर्गत होने वाला विशेष विरोध विशेष धार्मिक समुदाय पर झूठे आरोप, क्षति पहुंचाना, जानबूझकर अपमानित करना, हिंसा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आदि के रूप में हो सकता है। धीरे धीरे यही प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया हिंसात्मक और विभत्स स्वरूप धारण कर लेती है, जिसमें पीछे धार्मिक समुदाय से संबद्ध धार्मिक इकाइयों में मनोवैज्ञानिक और दबाव मूलक संगठनात्मक मनोवृत्ति काम करती है। सांप्रदायिक व्यक्ति की अवधारणा को एक ऐसे तथाकथित धार्मिक राजनीतिक नेताओं के रूप में समझा जा सकता है जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते हैं। ये लोग धार्मिक समुदाय को व्यावसायिक संस्थाएं मानकर चलते हैं। इनके लिए ईश्वर और धर्म ऐसे उपकरणों की भांति हैं जिनका उपयोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस प्रकार धार्मिक विसमरसता के अंतर्गत कई प्रकार की सांप्रदायिकता के रूप देखे जा सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। इसी संदर्भ में टी.के. ओमान ने 6 आयामों को उल्लेख किया है: आत्मसात्करणवादी, कल्याणकारी, पलायनवादी, प्रतिशोधपूर्ण, पृथकतावादी और प्रथावादी। हमारे देश में बहुलवादी धार्मिक समान विद्यमान है। इसमें हिंदू धर्म को मानने वाले 82.63%, मुस्लिम 11.36%, ईसाई 2.43%, सिख 1.96%, बौद्ध 0.71%, जैन 0.48% हैं। हिंदू लोग कई समुदायों में बटे हुए हैं: आर्य समाजी, शैव, वैष्णव, सनातनी, राम स्नेही, कबीरपंथी, नाथ, दादू, राधा स्वामी इत्यादि। मुस्लिमों में शिया, सुन्नी, अशरफ, अजलफ, अर्जल आदि प्रमुख है। इसी प्रकार ईसाई, सिख और बौद्धों में अनेक संप्रदाय, समुदाय भिन्न भिन्न धार्मिक प्रक्रियाओं के आधार पर प्रचलित हैं। हिंदू और मुसलमानों के मध्य काफ़ी लंबे अंतराल से पारस्परिक संबंधों में तनावपूर्ण स्थितियां देखी जा सकती हैं, लेकिन हिंदू और सिखों के मध्य पिछले 2 दशकों से ही कुछ संदेहास्पद संबंधों की रचना हुई है, जबकि हिंदू और ईसाइयों के मध्य उड़ीसा में पादरी की हत्या और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं के संबंधों में कटुता आई। ये परिस्थितियाँ विभिन्न धर्मों के कट्टरतावादियों को मौका परस्त बनने के अवसर प्रदान करती है। आज का लेक्चर यहीं तक। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा
हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सिख सांप्रदायिकता, हिंदू ईसाई सांप्रदायिकता। Effort made and suggestions to eradicate communalism and राष्ट्रीय एकता परिषद की 16वीं बैठक के बारे में। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। कॉम्पिटेरिया के लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कॉम्पिटेरिया का एकमात्र लक्ष्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्पिटेरिया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत पता लग जाएगा मोबाइल के थ्रू कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक कॉम्पिटेरिया सोशियोलॉजी के लेक्चर्स को शेयर करें। कॉम्पिटेरिया पर सिर्फ सोशियोलॉजी के ही लेक्चर्स नहीं आते हैं अपितु कई महत्वपूर्ण विषयों के लेक्चर्स आते हैं, किंतु अभी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं की एग्ज़ाम तिथि निकट होने के कारण मैं लगातार सोशियोलॉजी के सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए नियमबद्ध तरीके से सोशियोलॉजी के लेक्चर्स देता रहता हूं। इस लेक्चर्स का लाभ लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्पिटेरिया के निरंतर वीडियोस का अवलोकन करने के लिए और श्रवण करने के लिए बारंबार धन्यवाद।